ऐसे भी पढ़ लिख के क्या करना है कि नहीं? क्या था थ्योरी, क्या था जी, क्या था मुहावरा? पढ़ लिख के क्या करना है? एक दिन सबको मरना है और फिर नर्सरी से पढ़ना है, तो काहे इतना परेशान होगा बच्चा? नहीं। हाँ, तो जो ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन हम लोग कर रहे थे, ग्लाइकोलाइसिस वाला सेक्शन जो आपने थोड़ा सा देखा था, वो डिटेल में ग्लाइकोलाइसिस आगे आपको पढ़ना है। हालांकि पढ़ना नहीं है, बस मैं बताऊंगा कि ग्लाइकोलाइसिस आप पायरुवेट तक कैसे पहुंचेंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो उस समय समझ में आ जाएगा, सारी बातें समझ में आ जाएगी कि जिस तरह से आपने फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज को बनाने के लिए, है ना, कई स्टेप्स आपने फॉलो किए थे, उसी तरह से यहाँ पर भी आपको जो है ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट करने के लिए भी कई स्टेप फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मल्टी स्टेप ये रिएक्शन है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। एनी प्रॉब्लम? शुरू करूं? नो ठीक है, नो नो शुरू नहीं, करूं प्रॉब्लम है कि सर। प्रॉब्लम नहीं है? चलो ठीक, ओके। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ जो कंपोनेंट है उसकी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ रेस्पिरेशन की बात करने वाले हैं। ठीक है, कंपोनेंट कंपोनेंट्स ऑफ रेस्पिरेशन। ये कुछ जो टॉपिक्स है, इन सब चीजों को मैं थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ कि कंपोनेंट ऑफ रेस्पिरेशन में क्या क्या आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंपोनेंट ऑफ रेस्पिरेशन में बताएंगे आपको, है ना। सबसे पहले हमारा है जिसको हम कह सकते हैं कि वेंटिलेशन या ब्रीदिंग बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? वेंटिलेशन या ब्रीदिंग ब्रीदिंग। बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग या इसको आप कहते हो वेंटिलेशन। ब्रीदिंग या वेंटिलेशन। ठीक है, अब जैसे मान लो कि अगर खिड़की है, खिड़की जो लगाते हैं, जो हमारे पास जो होता है विंडो, तो वो क्या होता है? एयर एक्सचेंज होता रहता है ना, एक्सचेंज होता रहता है। तो ठीक यही चीज हमारे बॉडी में भी है। ब्रीदिंग में भी क्या हो रहा है? तो वेंटिलेशन हो रहा है, यानी एक्सचेंज हो रहा है, ऑक्सीजन ले जा रहे हैं, ऑक्सीजन रिच एयर ले जा रहे हैं और CO2 रिच एयर को हम लोग बाहर निकाल रहे हैं। तो इस मेथड को हम लोग कहते क्या है? ब्रीदिंग कहते हैं या वेंटिलेशन बोलते हैं, है ना। तो इसमें हम कह सकते हैं, डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज, है ना, लिख सकते हो, इट इज अ मैकेनिज्म। ऐसे लिख सकते हो, इट इज मैकेनिकल प्रोसेस। इट इज मैकेनिकल प्रोसेस। इट इज मैकेनिकल प्रोसेस इन विच, है ना, इन विच क्या करते हैं? इन विच Inhaling of O2 and in which exhaling of CO2. bringing of O2 rich air, bringing of O2 rich air, O2 rich air inside body and taking out, बाहर निकालना, CO2 taking rich air. out CO2 rich air, CO2 rich air, है ना, इन एटमॉस्फेयर में डालना है, एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं या वेंटिलेशन कहते हैं। दूसरा जो प्रोसेस है हमारा, ये हम इसको कह सकते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। CO2 rich air in एक्सटर्नल, हाँ क्या बोल रहे हैं?
CO2 रिच एयर इनके बाद CO2 रिच सर एयर ब्लर इन हो गया, थोड़ा एटमॉस्फेयर। बड़ा लिख। ओके, इट इज अ क्वालिटी मैकेनिकल थोड़ा सा बढ़ा प्रोसेस इन दीजिए। विच, क्वालिटी तो हमने कभी डिस्टर्ब नहीं किया है। क्वालिटी तो लो नहीं किया है, क्वालिटी तो वही है जो रहता है, और नेटवर्क के कारण कभी कभी जो है सब होता है। कभी कभी नहीं तो सर, हमें आगे कर हमेशा। ठीक है, अभी यस कुछ दिख सर। रहा है? तो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन की हम बात करेंगे, ठीक है। तो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन क्या होता है, सोचो। एनारोबिक रेस्पिरेशन। बिल्कुल भी नहीं। ब्रीदिंग। लंग्स तक ऑक्सीजन को पहुंच। ये भी नहीं होता है। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन समझना, सोचना। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में हम सिर्फ और सिर्फ यही पढ़ते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक एयर है, जो ऑक्सीजन रिच एयर है, वो ऑक्सीजन रिच एयर कहाँ तक चला जाता है? ब्लड तक चला जाता है। लंग्स। तो हाँ, लंग्स से ब्लड तक। तो लंग्स टू ब्लड अगर एक्सचेंज हो रहा है ना, लंग्स टू ब्लड अगर हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, तो इसको हम कहते क्या है? एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। एक्सटर्नल ठीक है, रिस्पायरेशन। तो लिख सकते हैं। हाँ, तो लिखोगे इट इज द एक्सचेंज ऑफ respiratory gases between blood, है ना, between blood and inhaled air or water, inhaled air or water at respiratory surface। वाटर कैसे आया सर? क्यों, वाटर वाले ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं क्या? यस सर। at the respiratory surface, ठीक है। तो रिस्पायरेटरी जो गैसेस हैं, CO2 O2 है, उसका एक्सचेंज ब्लड, है ना, और इनहेल्ड एयर के बीच में, इनहेल्ड एयर या वाटर, ठीक है। वाटर भी इनहेल करता है, जैसे फिश वगैरह है, वो वाटर के थ्रू ही ऑक्सीजन जो है वो ले जाता है, और हम लोग डायरेक्टली जो है वो क्या करते हैं? एयर को इनहेल करते हैं। कहाँ से? तो रिस्पायरेटरी सरफेस, ठीक है। यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर समझो तो ऐसे होगा कि सपोज करेंगे तो रिस्पायरेटरी सरफेस ऐसे लिखूं मैं शॉर्ट में, RSP सरफेस, रिस्पायरेटरी सरफेस, जैसे में लंग्स या गिल्स सपोज। तो यहां से कहां ट्रांसफर होना है? कहां ट्रांसफर होना है? एक्सचेंज होना है ब्लड। किसको? O2 एंड CO2 को एक्सचेंज कहाँ होना है भाई? तो ब्लड में। ब्लड। ये चीजें जो दिख रहा है ना, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। इसको एक्सटर्नल रिस्पायरेशन बोलते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद अब हम पढ़ेंगे इंटरनल रिस्पायरेशन। इंटरनल रिस्पायरेशन या उसको हम कहते हैं टिश्यू रिस्पायरेशन या कहते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन, सेलुलर ठीक है। हाँ, अब आगे यहाँ से बढ़ेंगे
तो इसमें जो सेलुलर रिस्पायरेशन है या जो टिश्यू रिस्पायरेशन है उसमें कई स्टेप होते हैं, तो उसको थोड़ा सा हम देखते हैं, यहाँ समझते हैं। एक्सटर्नल में सिर्फ क्या हुआ, एक्सटर्नल में बाहर से आपने रिस्पायरेटरी गैसेस हुआ। को रिस्पायरेटरी सरफेस से लेकर के ब्लड तक लेके चले गए, बस इतनी सी बात है। अब आपको थर्ड में मिलता है इंटरनल रिस्पायरेशन। इंटरनल रिस्पायरेशन, इंटरनल रिस्पायरेशन या इसको क्या कहेंगे, टिश्यू और सेलुलर रिस्पायरेशन लिख देते हैं इसमें हम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टिश्यू और सेलुलर रिस्पायरेशन। टिश्यू और सेलुलर रिस्पायरेशन, टिश्यू और सेलुलर रिस्पायरेशन, ठीक है। अब ये कोई सिंगल तो प्रोसेस है नहीं, इसमें कई प्रोसेस इन्वॉल्व है, ठीक है। तो थोड़ा सा समझते हैं हम यहाँ पे कि कौन कौन से प्रोसेस इनमें इन्वॉल्व है। इसको रहने देते हैं, तब ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं इट कम कैसे होगा, it consists of following steps। फॉलोइंग स्टेप्स, कितने स्टेप्स हो सकते हैं, क्या क्या हो सकता है। तो ब्लड में चला गया है ना, कहाँ जाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा सेल तक। डिफ्यूजन ऑफ, डिफ्यूजन ऑफ, डिफ्यूजन ऑफ O2 फ्रॉम ब्लड, diffusion of O2 from blood into tissue fluid, टिश्यू फ्लूइड में चला जाता है, ठीक है। टिश्यू फ्लूइड में जाता है, ठीक है, टिश्यू फ्लूइड में जाएगा, टिश्यू फ्लूइड। एंड देन फिर कहाँ जाएगा, एंड देन टिश्यू सेल्स, सेल्स। फिर टिश्यू सेल्स में चला जाएगा। यानी अगर दूसरे तरीके से लिखा जाए तो क्या होगा कि डिफ्यूजन ऑफ O2 इनटू द टिश्यू सेल्स वाया द टिश्यू फ्लूइड, रास्ता वही है, ठीक है। वो देखा था आपने, शुरू में बताया था आपको। दूसरा लिम्फ वेसल्स का भी रोल रहता है सर। हाँ, लिम्फ वेसल्स का भी काम होता है डिफ्यूजन में। क्या होता है डिफ्यूजन, लिम्फ वेसल्स का भी काम होता है डिफ्यूजन में। नहीं यहाँ पे उसका नहीं काम है, लिम्फ वेसल का यहाँ पे काम है, हाँ ठीक है। फिर क्या होता है, फिर होता है सेल रिस्पायरेशन। सेल के अंदर सेल रिस्पायरेशन, सेल रिस्पायरेशन ऑफ enzymatic oxidation, enzymatic oxidation of nutrients। जो भी न्यूट्रिएंट है, चाहे वो पायरुविक एसिड ही क्यों ना हो, उसका क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। न्यूट्रिएंट टू रिलीज CO2, H2O एंड एनर्जी, यही तो चीज था। कितना सारा काम हो गया। ये किस में आया, ये हो गया सेलुलर रिस्पायरेशन वाले में हो गया।
और फिर लास्ट में क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ CO2 CO2 from cell into blood stream. via tissue fluid. tissue fluid. हाँ, via tissue fluid. That's all. सर टिश्यू फ्लूइड का एग्जांपल? टिश्यू फ्लूइड तो टिश्यू फ्लूइड है, उसका क्या एग्जांपल है? हाँ, ये जो आप स्किन ऐसे खींच रहे हो, है ना, तो इसके बीच में जो स्पेस मिल रहा है एक सेल से दूसरे, ब्लड, देखो एरियोला टिश्यू पढ़ा था आपने? Yes sir. यस. तो एरियोलर टिश्यू जो पढ़ा है आपने, तो एरियोलर टिश्यू जो है और ब्लड कैपिलरी है, इसके बीच में कुछ न कुछ तो गैप मिलते हैं. तो जो गैप है ना, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के बीच में जो कुछ गैप मिलता है, अब गैप का मतलब पूरा स्पेस नहीं रहता है ना, तो वो जो गैप मिलता है जहाँ पे कुछ फ्लूइड भरे हुए हैं, जैसे आप देखो ना कि आपका जो ये जो स्किन है, इसको देखोगे तो आपको हर जगह तो ब्लड वेसल्स नहीं है. यहाँ पे जैसे बड़े बड़े ब्लड वेसल्स आपको दिख रहे हैं, हर जगह तो नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी आपको कैसा दिख रहा है, हल्का पीलापन जैसा दिख रहा है. तो ये जो एलोइस कलर आपको अपीयर हो रहा है जस्ट बिलो द स्किन, किसके कारण? टिश्यू फ्लूइड है पूरे में भरा हुआ. बिलो द स्किन क्या है? Yes, sir. टिश्यू, यहाँ पे टिश्यू फ्लूइड ही तो भरा हुआ है, तो उसका कोई एग्जाम्पल नहीं होता. टिश्यू फ्लूइड पूरी तरह से सरफेस पे रहता है. आई बात समझ में? Yes sir. चलिए, अब एक और चीज बता ही देते हैं, नहीं तो इतना कर बस. दिया इंट्रो में तो थोड़ा, हाँ नहीं मिटाए, क्या हुआ? मिटा तो दिए. तो बोला मिटाने के लिए, तो मिटाएंगे ना जी. ओके, सेल रेस्पिरेशन ऑफ एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन, एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू रिलीज CO2, यही था ना? ओके, Yes. अब देखते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन क्या होता है. एक टॉपिक लेते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन मालूम है क्या होता है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन कुछ भी नहीं, ज्यादा है ही नहीं कुछ, बस कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे लिख दिया है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन. सिर्फ कंफ्यूज करना है, बाकी बातें बहुत आसान है. कहो कैसे? तो टॉपिक यहाँ पे बनाते हैं डायरेक्ट रेस्पिरेशन का. ठीक है, डायरेक्ट रेस्पिरेशन. यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही पकड़ लिया. अगर एक्सचेंज ऑफ रिस्पिरेटरी गैस, है ना, एक्सचेंज ऑफ रिस्पिरेटरी गैस सेल और इन्वायरमेंट के बीच डायरेक्ट होता है, डिफ्यूजन यूनिसेलुलर. बस, हाँ डायरेक्ट होता है, तो ये हो गया डायरेक्ट रेस्पिरेशन. हम लोग के पास भी अभी क्या पढ़े थे, हम लोग के पास भी ऑक्सीजन को सेल तक ही ले जाना है ना, सेल तक ही ले जाना है. अब वो सेल तक ले जाने के लिए बीच में बहुत सारे क्या है, सिस्टम है. तो सेल तक जो एयर है या जो ऑक्सीजन है वो डायरेक्ट नहीं पहुंचा, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? Indirect respiration. इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन हो गया. चलिए, बहुत आसान है. Yes. तो आप तो लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं द respiration in which
exchange of gases, exchange of gases with the environment, exchange of gases with the environment, with the environment without the respiration, in which exchange of gases with environment occurs without aid of या without use of, without aid of any respiratory organ, and transport of blood. ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड डायरेक्ट रेस्पिरेशन हो जाएगा। यानी रेस्पिरेशन में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है इन्वायरमेंट के साथ, वो बिना किसी रेस्पिरेटरी ऑर्गन या ब्लड ट्रांसपोर्ट के हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट रेस्पिरेशन। छोटा करके भी मैं लिख सकता था, लेकिन दिखा दिया पूरे प्रोसेस को। चलिए, तो यहाँ पे एग्जांपल हो जाएगा कि ये किस में देखा जा रहा है। बताओ किस किस ऑर्गेनिज्म में ऐसा देख सकते हो? हाँ, अमीबा, पैरामीशियम, फ्लैजेला। यूनिसेलुलर। हाँ, यूनिसेलुलर में अमीबा में, पैरामीशियम में, और किसी में बताएगा? और किसी में होता है क्या? बोलो। सर प्लांट में होता है। प्लांट में भी होता है। स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस में होता है। सिलिंट्रेट में होगा, सिलिंट्रेट्स में होगा, हाइड्रा वगैरह में होगा। यस। जो भी सिंपल ऑर्गेनिज्म है उसमें भी होगा। इंसेक्ट्स में होगा, बिल्कुल। एल्गी में होगा, प्लांट में होगा। प्लांट में भी कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन है क्या जिसकी मदद से जाता हो? स्टोमाटा। वो तो डायरेक्ट पोर ही हो गया ना। इन्वायरमेंट से डायरेक्ट चला गया ना। ले जाने वाला कोई है क्या? जैसे हम लोग में जा रहा है, ब्लड के थ्रू जा रहा है, लंग्स के पास जा रहा है, फिर ब्लड के थ्रू जा रहा है। ठीक है, ऐसे प्लांट को हटा देते हैं, उसमें कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात नहीं की गई है, कोई भी। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ेंगे। तो इसका सेकंड हो जाएगा, लिख लिया आपने उसको? यस। नोट कर लिया? तो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन, indirect respiration, the respiration in which exchange of gases with environment occurs with the use of
occurs with use of respiratory organ and transport of blood, है ना, transport of blood is called indirect respiration. इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन हमको ज्यादा नहीं करना पड़ा. क्या हो गया? एग्जाम्पल मिटा दूं? ठीक है. अगर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? फिश हो जाएगा, ह्यूमंस हो जाएंगे, फ्रॉग हो जाएगा. हाँ बिल्कुल, और भी बहुत सारे हैं. ठीक है. फिश के केस में क्या कहोगे? गिल्स है. इस केस में क्या कहोगे? लंग्स है. इस केस में तो कई चीजें हैं, स्किन, लंग्स और गिल्स भी, है ना जी? ठीक है. चलिए अब हम लोग आगे शुरू करते हैं. जो मेन टॉपिक है उस पे आते हैं. जितना करना था इंट्रोडक्टिव पार्ट वो मैंने कर लिया था. ओके, आगे बात समझ में? अब इस तरह का कोई भी चीज पूछेगा तो आप इसका जवाब दे सकते हो. ठीक है, मिटा दो. अब आप लोग टॉपिक बनाएंगे. टॉपिक बनाना आपको नहीं है, ये तो एक टोन है जो हमेशा बोलते रहते हैं. बनाना तो मुझे है, उसके बाद आपको बनाना है. तो क्या है जो ऑन द, ऐसे लगते हैं, अकॉर्डिंग टू सैच, एक साइंटिस्ट है, अकॉर्डिंग टू सैच, SACHS दिख रहा है? अकॉर्डिंग टू सैच, अकॉर्डिंग टू सैच, respiration is of two types based on absence or presence of O2. That's all. सैच जो एक साइंटिस्ट है उसके अनुसार से रिस्पायरेशन दो तरीके का है, और वो दो तरीका किस बेसिस पर है? तो एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ O2. एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ O2 के बेसिस पर रिस्पायरेशन दो तरीके के हैं, जिसमें से अगर आप एब्सेंस की बात करेंगे तो हमारा जो पहला टॉपिक हो जाएगा ये हो जाएगा एनारोबिक. एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है. एनारोबिक रेस्पिरेशन का डेफिनेशन काफी सिंपल है. ठीक है, सिंपल ये हो गया कि ए एब्सेंस मान के चल लेते हैं कि एब्सेंस ऑफ द एरो, मतलब अगर ऑक्सीजन एब्सेंस है फिर भी रिस्पायरेशन हो रहा है. रिस्पायरेशन होना मतलब कुछ एनर्जी बनना. अब वो चाहे 1 ATP बने या 2 ATP बने या कुछ भी, वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करे. ठीक है, तो वो प्रोसेस आपको रिस्पायरेशन आता है इन केस में. तो इसी कारण से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी ग्लूकोज टूटता है और उसके टूटने से अगर कुछ एनर्जी रिलीज करता है, देन दिस इज द
एनारोबिक रेस्पिरेशन। और एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होगा? तो आपने देखा था स्टार्टिंग में साइटोप्लाज्म में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ना? एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है? यस सर। साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म। होता है। चलिए तो यहाँ पे नोट करते हैं, द रेस्पिरेशन which occurs in the absence of oxygen, है ना? The respiration which occurs in the absence of oxygen and take place in cytoplasm is called anaerobic respiration। एक सेंटेंस में ये हमें पता चल गया कि एब्सेंस ऑफ O2 और कहाँ होता है? तो साइटोप्लाज्म। ठीक है, अरे बात समझ में? साइटोप्लाज्म में होता है। प्लाज्म। क्या होता है? अब ये भी मान सकते हैं कि इट इज द फर्स्ट स्टेप, होना ही है। डायरेक्टली कभी भी माइटोकॉन्ड्रिया में जा ही नहीं सकता सबस्ट्रेट, कोई भी जाएगा क्या? जा ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ respiration. It is the first step of respiration and in which partial, ज्यादा नहीं, partial breakdown of glucose take place. Partial breakdown of glucose take place and release a small amount of energy. अप्रोक्स क्या रिलीज करता है? लिख दूं यहाँ पे, एक्चुअली रिलीज करता है 4 ATP और 2 ATP इस्तेमाल हो जाता है। तो हमारा कहना है कि जो बचाया वही हमने कमाया। तो ऑलमोस्ट कितना बचाया? 2 ATP बचाया। ठीक है, अब इसको समझना है क्या होता है। जो क्या होता है? ग्लूकोज converted into 2 mole of pyruvate। ठीक है, ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू 2 mole of pyruvate with release of 2 ATP molecule, 2 ATP मोल एनर्जी। मोल यहाँ पे मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। एनी प्रॉब्लम? अब हम इक्वेशन देखने के लिए यहाँ पे बिल्कुल तैयार हैं कि इक्वेशन कैसा होगा। इक्वेशन कैसा होगा? इक्वेशन बहुत आसान, C6H12
O6। सर नीचे नहीं दिख रहा। दिखा? थोड़ा सा और करिए। दिखा? नीचे करिए थोड़ा सा सर, थोड़ा सा कट रहा। अब तो नहीं रहा है मेरे पास। हो गया? अब सही है। ठीक है, तो C6H12O6 क्या यहाँ पे तो क्या है यहाँ पे इन साइटोप्लाज्म क्या है यहाँ पे और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। O2। क्या बनाया जाए? तो पायरुवेट। 2 मोल ऑफ C3H4O3, 2 मोल ऑफ C3H4O3, दिस इज द क्या है ये पायरुविक एसिड या पायरुवेट, पायरुविक एसिड या पायरुवेट। ठीक है, और क्या बना? तो जो स्टोर किया वो 2 ATP। ये है आपका इक्वेशन ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। इक्वेशन है किसका? एनारोबिक रेस्पिरेशन का। अभी अभी इसमें बहुत चीजें बाकी हैं, थोड़ा थोड़ा अभी हुआ है। अब यहाँ के बाद और थोड़ा समझते हैं। एक्चुअली में क्या है कि जो ये ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन हुआ है पायरुविक एसिड में, इस प्रोसेस को हम लोग, हालांकि ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है, लेकिन एक्चुअली ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के बेसिस पर इस पूरे प्रोसेस को हम कहते क्या है? ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। ग्लाइकोलाइसिस यानी इट मीन्स कि ये जो ग्लूकोज है ये पायरुवेट में तुरंत ही कंप्लीट कन्वर्ट नहीं हो गया। इस ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे क्या है, तो करीब करीब 10 केमिकल रिएक्शंस हुए हैं, जो कि एंजाइमेटिक रिएक्शन है। और उस रिएक्शन को जब देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि कहाँ पे हमारा 2 ATP बना और कहाँ पे हमारा जो है ना, सॉरी, कहाँ पे 4 ATP फॉर्मेशन हुआ और कहाँ पे जो है 2 ATP का यूज हुआ है। ठीक है, तो उसको हम लोग देखेंगे। उससे पहले थोड़ा कुछ और समझ लेते हैं। कितना आपने कर लिया कंप्लीट? सर पायरुवेट का केमिकल फॉर्मूला क्या लिखे हैं? C3H4O3, C3H4O3 नहीं दिख रहा है क्या? सर ब्लर रहता पूरा। ब्लर रहता है तो अपने अपने नेटवर्क का काम हो सकता है। कहाँ रहते हो जी? ब्लर रहता है। सर मेरा डाटा बहुत अच्छा आ रहा है। तुम्हारा डाटा अच्छा आ रहा है? सब का ब्लर आता है सर। सबका ब्लर आता है तो हमको लिखे थे एक बार। यस सर। अब कंप्लेन करो। किसको? अंबानी जी को। अंबानी को अंबानी फोन भैया। करो। अंबानी भैया, तो पूरे रिलेशन में जे पड़ी है तो उसको इसी को बोलो। अंबानी इसके भैया हैं। एवरीथिंग। हाँ बोलो बोलो, उसी को बोलो। क्या कर रहे हो जी? सर एयरटेल वालों को इतना फोन किया तो उतना देर में नेटवर्क ठीक किया। कम से कम उसको कम से कम 15 दिन पर डे कॉल करते थे तो नेटवर्क यहाँ का ठीक हुआ है।
बिहार शरीफ में बहुत दिक्कत होता था। एयरटेल वाला जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मैनेजर है वो तो मेरे पास में ही रहता है। एयरटेल का तो हर जगह अच्छा है सर। और कहीं कहीं पे अरे खरीद लेने और नेटवर्क जब ले लोगे ना तब वही हाल हो जाता है। मेरा भी एयरटेल ठीक है। अच्छा दे। हम भी एयरटेल लिए थे और मेरे पास क्या है एक, अच्छा ठीक है, एक एयरटेल कन्वर्ट करा देते हैं, फिर से करवा देते हैं, रुको करवा देते हैं जियो फिर। भी मेरा रखिएगा क्या सर। है, MNP का मतलब होता है मन से पलट लो, यस सर। है कि जब मन हो मन से पलट लो। ठीक है। 1 महीना फ्री डेटा। यहाँ सर हाँ, पैसा भी लगता है उसका। अरे पैसा तो लगबे न करेगा जी, दुनिया मटेरियल सर युग में आपको न नहीं जी बोल रहे रहे, हैं। सर बोला कि मटेरियल फ्री युग में डेटा जी तो रहे उसमें हैं। पैसा लगेगा तभी ना। चलिए तो ध्यान देते हैं जरा, इसी पे एक टर्म यहाँ पे डालते हैं हम। पहले हम बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस की। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो ये है कि द प्रोसेस ऑफ, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट्स। हाँ, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, the process of breakdown of glucose, the process of breakdown of glucose to form the process of breakdown of glucose, direct करो, the process of breakdown of glucose into pyruvic acid, is called इन साइटोप्लाज्म करते हैं, इन साइटोप्लाज्म is called glycolysis. Glycolysis, ठीक है। The process of breakdown of glucose into pyruvic acid is called in cytoplasm is called glycolysis. ग्लाइकोलाइसिस होता कहाँ है? तो ये ध्यान देना है, कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म। ठीक है। अब एक चीज कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पूछता है कि ग्लूकोज का जो यहाँ जो ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है क्या ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही होगा? ग्लाइकोलाइसिस क्या ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही होगा? तो एक्चुअली में पायरुवेट का जो फॉर्मेशन है वो मेन रूप से जो है वो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में आता है, लेकिन ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों में हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ग्लाइकोलाइसिस, glycolysis is a common pathway, है ना, common pathway which, है ना, which occurs in the absence or presence of oxygen। एब्सेंस में भी हो सकता है, प्रेजेंस में भी हो सकता है। चलिए ग्लाइकोलाइसिस को यही डिटेल कर दूं पूरा प्रोसेस, लेकिन समय नहीं होगा। यस। तो इससे अच्छा है ग्लाइकोलाइसिस को फिर पढ़ेंगे, उससे पहले हम यहाँ पढ़ लेते हैं थोड़ा सा फर्मेंटेशन।
फर्मेंटेशन क्या होता है? तो कह सकते हैं to ethyl alcohol द प्रोसेस in absence of oxygen. ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल लिखो कॉमन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल ड्यूरिंग anaerobic respiration। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन या द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल एनारोबिकली या ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। किसमें होता है ये? Yeast. इट टेक्स ईस्ट। हाँ, it occurs in yeast, bacteria, etc. इन सब में हो सकता है। मिटा दो। यस। इसके बाद आपको पढ़ना है डिफरेंट पाथवे ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, है ना। जो बहुत सारे पाथवे हैं कि इसमें कैसे टूटेगा, मसल्स में कैसे टूटेगा, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे टूटेगा, ये तो डिफरेंट मोड है ना। तो वो आपको पढ़ना है। उसके या तो ये पहले कर लेते हैं या बाद में ग्लाइकोलाइसिस कर लेते हैं। ठीक है, हमें लग रहा है कि जो ग्लाइकोलाइसिस का सेक्शन है वो जब हम क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे तो डायरेक्टली ग्लाइकोलाइसिस करते हुए हम लोग इंटर कर जाएंगे क्रेब्स साइकिल में। तो क्या होगा कि प्रोसेस पूरा लिंक हो जाएगा। यस। ठीक है, वो मैं सोच रहा, मतलब थोड़ा सोचते रहते हैं इस पे कि कहाँ पे, हालांकि ऐसा है कि दोनों अलग अलग पढ़ सकते हैं लेकिन चूंकि प्रोसेस लिंक है ना, तो अभी भी टाइम आपके पास कम है तो अगले दिन करेंगे। एनी प्रॉब्लम? ओके सर। No, sir. साइड हो ये तो